नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। एक बार फिर से हम वापस आ रहे हैं दलितों के मसले पर, दलितों के मुद्दे पर, दलितों पर होने वाले अत्याचार के मुद्दे पर, दलितों पर के ऊपर होने वाले प्रहार के मुद्दे पर और उस मुद्दे पर जिसमें लगातार मांग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर संसद में बोलने की। याद रखिए, संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी और जिस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया और रिएक्शन आए, और वो ये है कि अगर आपको गोली मारनी है तो मुझे मार दीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आपको गोली मारनी है तो मुझे मार दीजिए, उनको निशाना मत बनाइए। इसके बाद से लगातार ये आवाज उठ रही है कि प्रधानमंत्री दलितों के मसले पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं संसद में। मैं सबसे पहले अपने 4 पॉइंट्स रखना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये पॉइंट्स आपको दलितों पर होने वाली राजनीति से थोड़ा अलग नजर आए। मेरा पहला पॉइंट बहुत सीधा सा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, सदन में बयान देने से दलितों के मसले पर क्यों बचना चाहते हैं, जबकि वो साफ साफ कह चुके हैं, जैसे मैंने अभी कहा, कि आप गोली का निशाना मुझे बनाइए, उनको नहीं। तो वो ये बयान देने से क्यों बचना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये बहुत कम लोग इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दलितों का मुद्दा कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला नहीं है? जिन भी लोगों ने, जैसा कि नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि कौन है गौरक्षक, कौन नहीं है गौरक्षक, अब ये आपको समझना होगा। लोग उसकी वेशभूषा में आते। सवाल किसी के अटैक करने का है, किसी के प्रहार करने का है, तो ये उतना ही राजनीतिक मसला है। इस पर राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो दलितों का मुद्दा कानून व्यवस्था से जुड़ा क्या मसला नहीं है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि क्या बीएसपी और दूसरी पार्टियां भी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है। जहां तक दलितों का सवाल है, एकदम साफ तौर पर समझ लीजिए, बल्कि जहां तक कई सारी राजनीति का सवाल है, साफ तौर पर समझ लीजिए कि सब लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सब इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा आपको यहां पर बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश, जहां का होने वाला चुनाव बहुत अहमियत रखता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बीजेपी हो या बीएसपी हो, खासतौर पर 21% के करीब वहां पर दलित वोट है। 21% के करीब। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत रखता है। मेरा चौथा पॉइंट है, इस राजनीतिक बयानबाजी के पीछे यूपी और पंजाब का चुनाव अहम है। यह मानना पड़ेगा। यह बात मैं वापस कह रहा हूं क्योंकि अब आपको, जैसे मैंने यूपी का आंकड़ा दिया, अब आपको पंजाब का आंकड़ा देता हूं। पंजाब में यह वोट तकरीबन 29% है। पंजाब में यह वोट तकरीबन 29% है। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बोले हैं संसद में इस मसले पर, और क्यों विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लगातार चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर इस मसले पर बोले, हाउस के अंदर, सदन के अंदर। गौ रक्षा के नाम पर दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को पहले संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, फिर लोकसभा के भीतर बहस की मांग की। कि जो विसंगतियां और जो देश में वातावरण निर्मित किया है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये सरकार चर्चा से हट क्यों रही है। प्रधानमंत्री भी अपना स्पष्टीकरण सदन में दें। एक बहुत बड़ा अभियान चला। ऊना की वारदात सामने आने के तकरीबन 1 महीने बाद प्रधानमंत्री ने 6 और 7 अगस्त को लगातार 2 बयान दिए। उन्होंने गौरक्षा के नाम पर चल रही दुकानदारी बंद करने की बात की और दलितों को सुरक्षा का भरोसा देने की भी कोशिश की। कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं।
प्रधानमंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने मामले को नया तूल दे दिया है। कांग्रेस और बीएसपी दोनों पूछ रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री 1 महीने बाद क्यों जागे। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री की नजर में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये इसके बारे में जो भी कुछ बोला तो पार्लियामेंट के बाहर बोला, जबकि हाउस चल रहा था। उनको हाउस के अंदर बोलना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर बोला। और जो भी कुछ बोला है वो टोटल पूरे तौर से वो शरारतपूर्ण और राजनीति से प्रेरित उनका वो बयान है। भाजपा का असली एजेंडा विकास और प्रगति नहीं है, ध्रुवीकरण है। सांप्रदायिक सद्भाव के बदले में सांप्रदायिकता का एजेंडा है भाजपा का। उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित हैं, जिस पर हर पार्टी की नजर है। इस पूरे मामले ने मायावती को जहां नई मजबूती दी है, वहीं बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर दलित और मुसलमान एक होकर मायावती के साथ चले गए तो बीजेपी के लिए मौका हाथ से निकल जाएगा। वहीं गुजरात जैसे राज्य में कांग्रेस भी दलित उभार के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ एक बार फिर से शरद प्रधान है जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, और उदित राज साहब हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दो बेसिक पॉइंट है शरद प्रधान, ये जो 21% वोट की बात कही जा रही है दलितों के, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल एजेंडे का फोकस करेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? पहला प्रश्न मेरा है। दूसरा प्रश्न आपसे है कि क्या दलित उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप दशकों से देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के दलित ये मानते हैं कि सिर्फ बयानबाजी से, पॉलिटिकल बयानबाजी से उनका वोट हासिल किया जा सकता है, या उनके वोट में इससे ज्यादा सच्चाई और गहराई है? देखिए, जहाँ तक वोट का सवाल है, यस, दलित वोट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। पिछले कई वर्षों से जिस तरह रिजर्वेशंस के ऊपर बढ़ता गया, राजनीति बढ़ती गई उसके नाम पे, उसी तरीके से उसकी वोट की अहमियत बदल गई। और जब जिस तरह मायावती यानी कि बीएसपी पावर में आई, तो इसमें और ज्यादा इस वोट का एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। और उसके साथ उसमें जब ये पावर में आने से एक ये बहुत फर्क पड़ गया कि उन्हें लगा कि हाँ, हमारी ताकत, अगर यूनिटी से इतनी ताकत मिल सकती है तो क्यों ना हम एक बैनर के अंदर आए। और वही काम काशीराम ने किया था, जिसको मायावती ने बड़े बखूबी उसका फायदा उठाया। अब यहाँ आज की डेट में लेकिन साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ती गई, थैंक्स टू मीडिया एंड एजुकेशन, कि दलितों में जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है, उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि महज भाषणबाजी से, बयानों के जरिए से और लिप सर्विस से, जिसे कहते हैं, आप उनका वोट हासिल कर सकते। मैं शरद प्रधान ये बात आपसे किसी कारण से पूछ रहा हूं। शरद प्रधान, मैं आपसे ये बात किसी कारण से पूछ रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व आंकड़े हासिल हुए थे। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, ये 70 सीट के ऊपर गई थी भारतीय जनता पार्टी। और मेरे पास जितना डाटा है इस वक्त मेरे हाथ में, वो साफ साफ बताता है कि इसको हर वर्ग का वोट लोकसभा चुनाव में मिला। पॉइंट ये है कि बीजेपी ने सारी एससी रिजर्व्ड सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी, सारी एससी रिजर्व। प्राइम मिनिस्टर अब उस बैकग्राउंड को देखते हुए, इसलिए मेरा प्रश्न है कि कितना प्रभावित होता है ये दलित वोटर इन बयानों से? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे ऊपर गोली चलाइए, लेकिन उनके ऊपर गोली नहीं चलाइए। क्या बीजेपी ये सारी स्ट्रैटेजी लोकसभा की रिपीट परफॉर्मेंस के हिसाब से कर रही है, और क्या ये सफल हो सकती है? मुझे लगता है बीजेपी ओवरडू कर रही है। ठीक है। एक चीज सब लोग भूल रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये बात भूल रहे हैं कि 2014 के इलेक्शन में इस किस्म के कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं खेले थे। ठीक है। उन्होंने दलितों को लुभाने के लिए इस किस्म के बयानबाजी, जो मेलोड्रामा जिसके कहा जाता है, जो जाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ा ड्रामा लिख रहा है, ऐसा काम नहीं किया था। ये न जाने किसकी एडवाइस में ये इनको और अमित शाह को ये सूझी है कि हम जो है दलितों को बेवकूफ बना सकेंगे। देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा कि आप दलितों को ये समझ ले कि ये भेड़ बकरी है। और पहले होता था ऐसा, पहले कभी पैसे से खरीद लिए जाते थे, उसके बाद लिप सर्विस से खरीद लिए जाते थे, बयानबाजी करके उनको दिखाया जाता था कि हमारा दिल जो है आपके लिए बिल्कुल गिरे पड़ रहा है, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार।
अब वो नहीं रहा जमाना। अब वो ठीक, देखना आप कह चाहते रहे हैं हैं वो concretely situation आप क्या नहीं है। कर रहे हैं। ठीक है उदित राजीव, मैं पूरा समय, जो यूथ है जो बड़ी तादाद में है, ठीक है उदित राजीव, इससे मैं आपको impress नहीं पूरा होने समय वाला है। दूंगा। अब पहला पॉइंट ये है कि अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है शरद प्रधान ने, शरद प्रधान को कुछ और भी कह रहे हैं जिसके लिए वो उनके शब्द है, मेरे नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट एक किस्म का मेलोड्रामा है दलितों को, या जरूरत से ज्यादा भावनात्मक होकर दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश है? और दूसरा प्रश्न है मेरा कि प्रधानमंत्री को उन्हीं बातों को संसद में रखने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, समस्या क्यों है? उदित राज जी। देखिए ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया तो उन्होंने एक जो परिप्रेक्ष्य बताया था कि उनकी क्या आवश्यकता है भी, उन्होंने यह भी कहा था कि लोकल बॉडीज है, मतलब लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और देश बहुत बड़ा है, तमाम सारी घटनाएं घटती रहती हैं। अगर प्रधानमंत्री से कहा जाए कि हर चीज के ऊपर वो बयान दें तो देश कैसे चलाएंगे फिर? और दूसरी अथॉरिटीज किस लिए है? जिस अथॉरिटी से जो चीज संबंधित है अकाउंटेबिलिटी उनकी उन्हीं की फिक्स अप होनी चाहिए। और दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर सब स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर भी जब ये मामला बहुत बूमरैंग हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया और जगह जगह से देश में बातें उठने लगी कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला भी। और बोला उन्होंने एक अच्छी भावना से बोला और एक आहत भावना से बोला कि दलितों को मारना हो तो मुझे मारो, दलितों को मत मारो। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी मजबूत बात उन्होंने कही, शायद कोई पहले सोच नहीं सकता था कि जिस तरह से ये जो तथाकथित गौरक्षक है ये अलग थलग नहीं किए जा सके थे। तमाम सामाजिक संगठनों में घुसे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों में जो गुंडागर्दी करते थे, रात में या दिन में गुंडा करते थे और गौरक्षा के नाम से लोगों को पीटते थे, पैसा वसूलते थे। इस बयान से वो अलग थलग पड़े। तो ये बहुत बड़ी बात हुई जो गुंडागर्दी है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि इससे एक मैसेज स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को गया कि जब प्रधानमंत्री स्तर से बयान आ रहा है और दलितों के प्रति इतना भावनात्मक है, आहत वाला बयान है कि उनके साथ ऐसा हो रहा, तो मशीनरीज भी चुस्त हुई है और होंगी। तो एक और तीसरी बात है, मेरा सीधा प्रश्न है उदित राज जी, मैंने पूरा आपको इत्मीनान से सुना। एक मिनट। हाँ, बोलिए। संसद में वो बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो देखिए ऐसा है कि संसद में होम मिनिस्टर, देखिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, केंद्र में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होम मिनिस्टर की होती है। और परसों फिर बयान है, तो देखिए परसों चर्चा भी है लोकसभा में, तो परसों जिसको जहां उचित पड़ेगा वो बोलेंगे। तो अब एक सवाल और आप कर रहे थे तो उसे आप कर सकते हैं। तो यह कहना कि ये मेलोड्रामा है, ये बिल्कुल नहीं है। कौन से पहले के प्रधानमंत्रियों ने इस तरह से बयान दिए होंगे और जो इतना भावनात्मक बयान हो या इतना अपीलिंग हो या उदारता भरा हो कि इन लोगों को, इन दलितों और जो कमजोर वर्ग हैं इनके साथ में इस तरह से अन्याय न किया जाए। और दूसरी बात है कि तमाम सारे संगठन जो छुपे हुए थे, यानी घुल मिल गए थे, उनको थलग करने का जो बयान दिया, तो आप यह दे सकते हैं कि इसमें कोई मेलोड्रामा नहीं है, इसमें भावना है, सही भावना है। और जहां तक अभी दलितों की बात उत्तर प्रदेश में कहते हैं, आपका पहला जो सवाल किया है, अगर आप मौका दें तो मैं उसका जवाब दूं। नहीं, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। 21% जो है, आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से आप भी जानते हैं उदित राज जी, 21% दलित वोट टारगेट बीजेपी का। आपको सारी बैकवर्ड सीट्स लोकसभा में जीती थी आपने लोकसभा के चुनाव में। देखिए ऐसा है हाँ, कि ये 21% जो दलित वोट है ये सबके लिए मैटर करता, हमारे लिए भी मैटर करता। जब हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है तो हम यह नहीं उसका मकसद है कि सत्ता में पहुंचना, और सत्ता में पहुंचने के लिए हम
अपने विचारों को रखते हुए, सिद्धांतों को रखते हुए और वोट मांगते हैं। वोट मांग करके जब सत्ता में जाते हैं तो उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब देवगौड़ा जी और गुजराल जी प्रधानमंत्री थे तो 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे, फिर वाजपेयी जी की सरकार आई, तब मैंने आंदोलन शुरू किया था, अनुसूचित जाति जनजाति परिषद। वाजपेयी जी के समय में हमने आंदोलन किया, 3 संवैधानिक संशोधन हुए और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित वाला 85वां संवैधानिक संशोधन था, फिर उसको चुनौती दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में 2006 में मुकदमा आया जिसकी पैरवी हमने किया। लेकिन जब मायावती जी मुख्यमंत्री होती हैं वहां पर तो इसी मुकदमे की पैरवी वहां ठीक से नहीं हो पाती, पदोन्नति में आरक्षण छिन जाता है। तो जो दलित समाज का ही होना, यह जाति का ही होना पर्याप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी देखना पड़ेगा कि दलित समाज के लिए कर कौन रहा। तो दलित समाज इतना भोला भाला नहीं है, वो भी ये देखेगा चुनाव में कि उसके लिए क्या किया। और जो वाजपेयी जी की सरकार ने पूर्व में किया, शायद उसका लाभ 2014 के चुनाव में भी हुआ। दलितों ने पूरे देश में ये देखा, जो मेरे नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, कि हाँ, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य रहे हैं वो दलितों के हित में रहे, आरक्षण बचाने वाले हैं। तो सुश्री मायावती जी अभी ऊना गई, गुजरात गई, लेकिन तमाम इस देश में जब अत्याचार होते हैं तो क्यों नहीं जाती। और बहुजन समाज पार्टी के अंदर धरना है, प्रदर्शन है, आंदोलन है, इसकी कोई वहां पर कल्चर ही नहीं है। और दूसरी बात है कि कोई वहां का जो जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, कोऑर्डिनेटर हो, MP MLA हो, दलित के हित में क्यों नहीं बोलने की इजाजत है उस पार्टी में? कोई बोलता ही नहीं। जब बिल्कुल कोई राजनीतिक लाभ होता है और स्वयं को मुख्यमंत्री बनने का होता है तब वो बोल पड़ती है। लेकिन जब दूसरे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार होता है, दूसरे लाभ की तो नहीं होता, क्योंकि अब सत्ता के बाहर है, लगा ऊना वाला मैटर है या दयाशंकर मैटर है, इसको बना लिया जाना चाहिए। ठीक है, इस पर गए, हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन 5 साल से ये करते क्या है? ये 5 साल तक दलितों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? जब केवल ऐसे मौद्रिक भावनात्मक मुद्दे आते हैं जिसको सीधे इनकैश करने की बात हो, उन्हें भोला भाला बना करके होना, तभी ये सक्रिय क्यों होती है? मैं सवाल करना चाहता हूँ सुश्री मायावती जी से। और दूसरे इनके MP क्यों नहीं लोकसभा में बोलते हैं, राज्यसभा में बोलते हैं? क्यों नहीं इजाजत होती दलितों के पक्ष में? क्यों नहीं आरक्षण के ऊपर आंदोलन करते हैं? क्यों नहीं पदोन्नति में आरक्षण? उदित राज जी, आपने ईमानदारी से इस बात को माना कि 21% वोट आपके लिए अहमियत रखता है, वो सोच अहमियत रखती है, सबके लिए अहमियत रखता है। क्यों नहीं अहमियत रखे? कोई ऐतराज नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी है वो संतगिरी नहीं करती है। हाँ, तो ठीक है, राजनीतिक पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सही यही तो सुनना चाह रहा था मैं। रूप से उनके लिए काम करते हुए वोट मांगना गलत नहीं है, सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये संतों के बयान नहीं है, ये नेताओं के बयान है। बिल्कुल सही कहा उदित राज जी ने, संतगिरी नहीं है, ये राजकारणी है, राजकरण है, ये राजनीति है, ये सियासत है। कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद और इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान ने एक एजेंडा रखा है जिस पर विपक्षी दल रिएक्ट कर रहे हैं। हकीकत ये कि सबको चिंता है इस बात की कहीं भैया गलती से भुना पाए ना भुना पाए। लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, गुजरात की घटना है, गुजरात की जहां पे अभी मुख्यमंत्री को बदला गया है वहां की घटना है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जवाब दे। लेकिन चिंता सबको ये है कि कहीं हम एंटी दलित ना दिखाई पड़ जाएं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि बड़ी सही बात उन्होंने कही। वापस आएंगे इसी पॉइंट पे और शरद प्रधान के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद।